नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास दोस्तोयेव्स्की के एक बहुत ही मशहूर किरदार रास्कोलिनिकोव से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प सोर्सेज हैं। हाँ, और हम इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। बिल्कुल, हम उसकी कहानी को उस तरह से नहीं देखेंगे जैसे शायद स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि एक अपराध हुआ, फिर सजा मिली और अंत में पछतावा। नहीं, वो एक मॉरल स्टोरी वाला एंगल नहीं है यहाँ। नहीं, आज हम एक तरह से एक दिमागी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सिर्फ एक विचार, एक पावरफुल आइडिया किसी इंसान के दिमाग को अंदर से खोखला कर सकता है। बिल्कुल। तो हम रास्कोलिनिकोव की कहानी को एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह देख रहे हैं। एक ऐसा आईना जिसमें शायद हम सब के अंदर की कोई ना कोई झलक दिख सकती है। सही बात है। जैसा कि हमारे एक स्रोत में बहुत सटीक तरीके से कहा गया है, ये एक ढहते हुए दिमाग का पोस्टमार्टम है। और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। यहाँ असली फोकस उस खून खराबे पर है ही नहीं, बल्कि उस क्राइम के पीछे के विचार पर है। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान के लिए उसका अपना ही बनाया हुआ सिद्धांत उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। स्रोत में एक लाइन है जो कहती है कि कभी-कभी इंसान के अंदर का अंधेरा ही उसकी जिंदगी का दरवाजा खोलता है। तो आज हम उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी अंधेरे में उतरते हैं। सबसे पहले उस आइडिया की बात करते हैं जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। हाँ, उसका सिद्धांत। रास्कोलिनिकोव का सिद्धांत, जिसे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थियरी कहता है। मतलब उसका मानना था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक साधारण और दूसरे असाधारण। जैसे नेपोलियन। हाँ, नेपोलियन जैसे लोग जिन्हें समाज के नियम तोड़ने का, यहाँ तक कि खून बहाने का भी हक होता है ताकि वो दुनिया को आगे ले जा सके। और वो खुद को, उसका असली अपराध था एक ऐसे विचार को जीने की कोशिश करना जो उसकी अपनी प्रकृति, उसकी अपनी रूह से कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा। यहाँ योहान लीबर्ट का एक कथन है जो बिल्कुल सटीक बैठता है। राक्षस पैदा नहीं होते, उन्हें शिक्षित किया जाता है। वाह। रास्कोलिनिकोव ने खुद को एक जहरीले विचार से एजुकेट किया था। लेकिन सवाल ये है कि उसे इस थ्योरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ उसका अहंकार था या फिर उसकी गरीबी और लाचारी से निकलने का एक इंटेलेक्चुअल एक्सक्यूज? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और सोर्सेस के मुताबिक ये दोनों का एक बहुत खतरनाक कॉकटेल था। मतलब दोनों? हाँ, गरीबी उसका कॉन्टेक्स्ट थी, वो उसकी हताशा का कारण थी, लेकिन वो थियरी उसका इंजन थी। वो सिर्फ पैसे के लिए हत्या नहीं कर रहा था, वो खुद को ये साबित करना चाहता था कि वो उन लाखों साधारण लोगों में से नहीं है जो चुपचाप अपनी किस्मत को सह लेते हैं। वो एक चूहा नहीं, एक नेपोलियन बनना चाहता था। वो एक टेस्ट केस कर रहा था अपने ही ऊपर। और इस टेस्ट केस का नतीजा होता है अपराध। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली खौफ, असली हॉरर कुल्हाड़ी चलाते वक्त नहीं, बल्कि उसके बाद की खामोशी में शुरू होता है। वो सन्नाटा उसके लिए सबसे ज्यादा शोर मचाता है। हाँ। हमारे सोर्सेस बताते हैं कि कैसे रास्कोलिनिकोव का दिमाग ही एक अदालत बन जाता है। हाँ, एक ऐसी अदालत जहाँ कोई बाहरी जज नहीं है। कोई नहीं है। उसका वो असाधारण होने का सिद्धांत ही जज की कुर्सी पर बैठा है। उसकी अपनी अंतरात्मा, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था, वो वकील बन जाती है। और रास्कोलिनिकोव खुद कटघरे में खड़ा है। हर पल, हर सेकंड उसके अंदर एक ही बहस चल रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका अपराध बोध, उसका गिल्ट इस बात के लिए नहीं था कि उसने एक इंसान को मार दिया? नहीं, बल्कि इस बात के लिए था कि उसे गिल्ट महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली, सही पकड़ा। यही इस विश्लेषण का सबसे क्रूर और मार्मिक हिस्सा है। उसकी असली सजा ये नहीं है कि मैंने एक हत्या की है। उसकी असली सजा ये है कि मैं वो असाधारण इंसान नहीं बन पाया जो हत्या करके भी शांत रह सके। मतलब वो अपनी थ्योरी में फेल हो गया। बिल्कुल। उसे जब भी अपने किए पर डर लगता है या वो बीमार पड़ता है तो उसे अपनी इंसानियत पर घिन आती है। अच्छा। स्रोत में एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि इंसान किसी भी बाहरी सजा से ज्यादा अपने ही प्रतिबिंब से डरता है, अपने अक्स से। हाँ, रास्कोलिनिकोव के लिए उसका सबसे बड़ा राक्षस उसका अपना ही प्रतिबिंब बन गया था, जो उसे बार बार याद दिलाता था, तुम फेल हो गए हो, तुम नेपोलियन नहीं, सिर्फ एक कातिल हो। तो वो अपने ही दिमाग के पिंजरे में कैद हो गया है। और जो बात मुझे इन सोर्सेस में बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि कैसे उसका बाहरी माहौल, यानी सेंट पीटर्सबर्ग शहर, हाँ, शहर उसके इस दिमागी पिंजरे को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। हाँ, ये सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, शहर खुद एक किरदार है,
एक मनोवैज्ञानिक पिंजरा। मनोवैज्ञानिक पिंजरा। वो गर्मी, वो घुटन, संकरी और गंदी गलियां, लोगों की भीड़, वो छोटे छोटे घुटन भरे कमरे, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो रास्कोलेनिकोव के दिमाग पर लगातार हमला करता है। वो अपने बड़े बड़े सिद्धांतों के बारे में सोचना चाहता है, लेकिन शहर की हकीकत उसे बार बार जमीन पर पटक देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शहर एक तरह का एंटागनिस्ट है जो उसकी थ्योरी के खिलाफ काम कर रहा है? बिल्कुल, ऐसा लगता है मानो हर गली, हर कमरा उसे फुसफुसाकर याद दिला रहा हो कि तुम कोई असाधारण इंसान नहीं हो, तुम इसी गंदगी का हिस्सा हो। शहर की आंखें उसे देख रही हैं। बिल्कुल, शहर जानता है कि वो एक पत्थर की मूर्ति बनने चला था, जबकि उसकी आत्मा मिट्टी की बनी थी, जो गर्मी और दबाव में टूट रही थी। वो अपने विचार को जितना साबित करने की कोशिश करता है, शहर उतना ही उसे उसकी साधारणता का एहसास कराता है। और सिर्फ शहर ही नहीं, कहानी के दूसरे पात्र भी, वो भी उसके लिए एक आईने का काम करते हैं। सोनिया, रजुमिखिन और जासूस पोर्फिरी। हाँ, हमारे सोर्सेस का दृष्टिकोण यहाँ बहुत अनोखा है। वो कहते हैं कि ये पात्र उसकी मदद करने या उसे कोई रोशनी दिखाने के लिए नहीं है। नहीं, उनका असली मकसद कुछ और है। स्रोत के अनुसार वे सब सिर्फ आईने हैं जो रास्कोलेनिकोव की अंधेरी सच्चाई को और साफ साफ दर्शाते हैं। आईने? उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स या स्कैल्पल्स कहा गया है। वो कुछ करते नहीं, बस अपनी मौजूदगी से उसके मन को चीरते जाते हैं। इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे सोनिया, वो कैसे एक आईने का काम करती है? सोनिया उसकी आध्यात्मिक मौत का आईना है। वो एक मजबूर लड़की है, लेकिन उसकी आस्था बहुत मजबूत है। हाँ, वो दुख और पीड़ा के जरिए मोक्ष की बात करती है, जबकि रास्कोलेनिकोव बुद्धि और ताकत के जरिए दुनिया से ऊपर उठना चाहता था। सोनिया की सादगी और विश्वास रास्कोलेनिकोव के जटिल और खोखले सिद्धांत को पूरी तरह से तोड़कर रख देते हैं। मतलब उसके सामने? जब वो उसके सामने होता है तो उसे अपनी रूह का खालीपन साफ नजर आता है। और रजुमिखिन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, वो क्या दिखाता है? रजुमिखिन वो आईना है जो दिखाता है कि रास्कोलेनिकोव क्या हो सकता था। रजुमिखिन भी गरीब है, वो भी एक स्टूडेंट है, लेकिन वो ईमानदार है, मेहनती है और लोगों से जुड़ता है। उसकी सच्ची दोस्ती और साधारण अच्छाई रास्कोलेनिकोव के अकेलेपन, अहंकार और अपराध बोध को और भी ज्यादा चुभने लगती है। वो एक जिंदा सबूत है कि गरीबी का मतलब राक्षस बनना नहीं होता। और फिर आता है पोर्फिरी, वो जासूस। वो तो सबसे खतरनाक आईना होगा, है ना? वो सबसे खतरनाक है क्योंकि वो एक बौद्धिक आईना है, एन इंटेलेक्चुअल मिरर। पोर्फिरी के पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ बातचीत करता है, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है। वो रास्कोलेनिकोव के अपने ही तरीकों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो रास्कोलेनिकोव के अहंकार और उसकी थ्योरी को कुरेदता है, उसे उकसाता है और बिना एक भी आरोप लगाए उसे ये एहसास दिला देता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। बाप रे। पोर्फिरी की हर मुस्कान और हर सवाल रास्कोलेनिकोव के दिमागी किले में एक और दरार डाल देता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि रास्कोलेनिकोव एक ऐसे कमरे में बंद है जिसकी दीवारें हर तरफ से उस पर दबाव डाल रही हैं। शहर, लोग और सबसे बढ़कर उसका अपना दिमाग। बिल्कुल। और इस लगातार दबाव का असर उसके शरीर और दिमाग दोनों पर दिखता है। सोर्सेज में उसके पतन के लक्षणों का बहुत जीवंत वर्णन है। हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। उसे तेज बुखार आता है, वो बेहोश हो जाता है, उसे मतिभ्रम होते हैं। हाँ, पैरानोया भी। उसे हर वक्त पैरानोया रहता है, लगता है कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। सांसें उखड़ने लगती हैं। ये सिर्फ गिल्ट का नतीजा नहीं है, ये एक शरीर का अपने दिमाग के खिलाफ विद्रोह है। विद्रोह, ये एक बहुत पावरफुल शब्द है। मतलब उसका शरीर उस असाधारण पहचान को रिजेक्ट कर रहा था। हाँ, जिसे वो जबरदस्ती ओढ़ने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। उसका दिमाग कहता है तुम नेपोलियन हो, लेकिन उसका शरीर, उसकी नसें, उसकी धड़कनें सब चिल्लाकर कह रही हैं, नहीं, तुम नहीं हो, तुम एक इंसान हो और तुमने एक भयानक काम किया है। इस विश्लेषण में योहान का एक और कथन इस्तेमाल किया गया है। भारी चीजें आपको नहीं मारती, उन्हें गर्व से उठाने की आपकी कोशिश मार देती है। और रास्कोलेनिकोव वही कर रहा था। रास्कोलेनिकोव अपने जहरीले विचार को गर्व से उठाने की कोशिश कर रहा था और उसी के बोझ तले वो कुचला जा रहा था। तो फिर उसका कबूलनामा, उसका कन्फेशन, क्या वो पश्चाताप का पल था या फिर कुछ और? सोर्सेस के मुताबिक वो पछतावा से ज्यादा थकावट थी, एन एब्सोल्यूट एग्जॉस्शन। थकावट। वो लड़ते लड़ते पूरी तरह से टूट चुका था। उसका कबूलनामा हार मानने जैसा था।
वो ईश्वर या कानून के सामने नहीं, बल्कि अपनी ही इंसानियत के सामने सरेंडर कर रहा था, जिसे वो इतनी देर से नाकारने की कोशिश कर रहा था। वो बस उस बोझ को और नहीं उठा सकता था। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, इन सोर्सेस के जरिए जो तस्वीर उभरती है, उसका मुख्य सबक नैतिकता या मोरालिटी नहीं है। नहीं, सबक बहुत ज्यादा पर्सनल और साइकोलॉजिकल है। सबक ये है कि कोई भी इंसान खुद से भाग नहीं सकता। आप भाग ही नहीं सकते। आप दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी असलियत से मेल नहीं खाती तो वो आपको ही नष्ट कर देगी। महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच का संघर्ष ही विनाश का असली कारण बनता है। और स्रोत का अंतिम विचार इस बात को और पुख्ता करता है, सबसे डरावना राक्षस वो है जो आपके दिमाग में चुपचाप रहता है। बिल्कुल। रास्कोलेनिकोव की गलती उस राक्षस को जगाने की थी। उसने एक ऐसा विचार अपनाया जो उसकी प्रकृति के खिलाफ था, और उस विचार ने ही उसे अंदर से खा लिया। बिल्कुल। ये विश्लेषण रास्कोलेनिकोव को एक अपराधी या एक जीनियस के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपने ही दिमाग का बोझ नहीं उठा सका। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। अगर हम पर सबसे बड़ा दबाव दुनिया से नहीं, बल्कि उन विचारों से आता है जो हम खुद पर थोपते हैं, खुद को असाधारण साबित करने का दबाव, हर हाल में सफल होने का दबाव, तो फिर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा और भ्रम के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींचे?